गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे भारत में हुए ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर भी कुछ ब्लास्ट हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर से एक वहाँ की अदालत के बाहर एक कार के अंदर बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जैसे कि इंडिया में लाल किले के पास हुआ, और 12 लोगों की मौत हुई उसमें। इसके अलावा बांग्लादेश में भी कई जगह पे कुछ एक्सप्लोजन्स हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी सीरीज़ है। और इंडिया में जो मास्टरमाइंड था जिसने ये बताया है कि ब्लास्ट करवाया है, वो उसी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। तो वो एक किस्म से सुसाइड बॉम्बर कह सकते हैं कि पूरी गाड़ी को उड़ा दिया, खुद भी उसके साथ ख़त्म हो गया। भूटान, कभी कभी चर्चा होती है भूटान की। क्रिप्टो के अंदर अचानक से दुनिया के लीडिंग नेशन के अंदर उसकी गिनती हो गई साहब। मतलब मुझे भी यकीन नहीं आया कि भूटान इतनी तेजी से क्रिप्टो को अपना लिया कि वहाँ पर तो आप होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की और बाकी बुकिंग्स वगैरह करनी है, टूरिज्म की बुकिंग करनी है, सब क्रिप्टो में कर सकते हो। ये तो भारत से भी 10 कदम आगे निकल गया भाई। हम नहीं कर पाए, भूटान ने कर दिखाया है। और चाइना की जो हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं, वो पाकिस्तान को उनकी लगातार सप्लाई हो रही है और उससे उनको भी एक एज मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि एक लिमिटेड पीरियड के अंदर तेज़ गति से चाइना सबमरीन्स बनाता है और उस पर काफ़ी सबमरीन्स तो हैंडओवर की जा चुकी हैं पाकिस्तान को ऑलरेडी, जो उसको एडवांटेज भी दे रही है। तो सबसे पहले हम आएंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हुए ब्लास्ट में, और भारत में हुए ब्लास्ट की भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबका स्वागत है और नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, भारत में हुए ब्लास्ट की कई कड़ियाँ खुलती हुई नज़र आ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ नए नए खुलासे भी निकल कर आए हैं। और जिस आदमी ने ये सारे विस्फोट किए वो है डॉक्टर उमर। जी हाँ, उसके शरीर के भी परखच्चे इसके साथ उड़ गए। तो एक एज ए सुसाइड बॉम्बर उसने ये एक्ट किया है। अभी सुसाइड बॉम्बिंग का जो सो कॉल्ड जो अटैक है, ये इस किस्म के पहले भी इंडिया में हुए हैं। खासतौर से जब राजीव गांधी जी को मारा गया था तमिलनाडु के अंदर, तब वो LTTE का मसला था। तो तब उसमें राजीव गांधी के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके शरीर के परखच्चे उड़ गए थे। और ये जो ख़ास तौर से एक hyundai की i20 कार में ये लाल किले के पास धमाका हुआ है, उसमें डॉक्टर उमर उन अब नबी की फ़ोटो अब दिखा रहे हैं। वो बता रहे कि ये मेन मास्टरमाइंड है। कुछ और लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। अब कहा जा रहा है कि जो आदमी डॉक्टर था वो एक डेथ का रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन गया। तो अब जो भी बाद में निकल कर आएगी बात, लेकिन हाँ, 9-10 लोगों की मौत और 30-40 लोगों का घायल होना, और दिल्ली में करीब करीब बहुत लंबे समय के बाद 2011 के बाद इस किस्म के बॉम्ब ब्लास्ट का होना, ये थोड़ा परेशान करने वाला है। अभी हालिया में देखा जाए तो बहुत दूरी नहीं हुई है कि जब हमने पहलगाम भुगता और 26 लोगों की जानें चली गई वहाँ पर, और प्रधानमंत्री चले गए भूटान और जाके कहते हैं कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो भाई, पुलवामा के दोषी कौन थे? क्या उनको बख्शा गया? क्या उनको सज़ा मिली? अभी तक तो नहीं मिली है। पहलगाम के दोषी कौन थे? क्या उनको सज़ा मिली? पता नहीं है। तो इस किस्म के एश्योरेंस तो एक जिसे क्या कहते हैं कि दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सवालात कुछ इस किस्म के हैं कि जहाँ पर ये बातें लोगों को एश्योर करने के लिए तो कही जाती हैं, लेकिन क्या उसका ज़मीन पर कुछ असर होता है? क्या वास्तव में ही सुरक्षा एजेंसियाँ कामयाब होती हैं उन लोगों को ढूंढने में जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं? और फिर उसके बाद अब इस्लामाबाद के अंदर अदालत के बाहर धमाका होता है और 12 लोगों की मौत होती है। और अचानक से इस मौत के बाद भारत के ऊपर आरोप लगते हैं कि भारत ने ये करवाया है। अब
ख़ास तौर से मोहसिन नकवी जो कि होम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनका कहना है कि दोपहर को 12:40 के करीब एक अदालत के बाहर एक सुसाइड बॉम्बिंग होता है। इससे 12 लोग की मौत हुई है, 27 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। और ये जो घटना घटी है, ये ऐसा लगा कि जैसे लाल किले की घटना रिपीट हुई है। यहाँ भी करीब 10-12 लोगों की मौत हुई और 30 लोग घायल हुए, वहाँ भी 10-12 लोग मारे गए और 30 के करीब घायल हुए हैं। और ये घटना वहाँ पे एक अदालत जो थी उसके सामने घटी है। अभी तक तो खैर कोई ऐसी वहाँ भी जानकारी आई नहीं, लेकिन कार के अंदर वहीं पे, यहाँ भी कार के अंदर बॉम्बिंग होती है, यहाँ भी कार के अंदर बॉम्बिंग होती है। और शहबाज शरीफ तुरंत निकल के बाहर आ गए, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और कहते हैं कि कचहरी में हुए इस एक्सप्लोज़न और ब्लास्ट के लिए इंडिया के अंदर जो कुछ ग्रुप्स हैं वो ज़िम्मेदार हैं इसके लिए। तो इल्ज़ामात के जो सिलसिले हैं वो बिल्कुल चालू हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और हकीकत क्या है अब ये तो ऊपर वाला ही जाने। इसके साथ ही अब बांग्लादेश के अंदर भी ब्लास्ट होते हैं। 11 जगह पर बम फेंके गए, जी हाँ 11 जगह पर, ढाका में और कई जगह पर बम फेंके गए और 3 बसों में आगजनी हुई है। अब इसमें कहाँ कहाँ पर बम फेंके गए, जहाँ पर ये ढाका के अलग अलग इलाकों में हुए। हालांकि इसके अंदर किसी के ज़्यादा इंजर्ड होने की बात नहीं की गई है। इसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर कुछ एक फ़िशिंग का एक ऑफिस है, वहाँ पर नेशनल सिटीजन पार्टी का एक ऑफिस है, और कुछ एक रिलीजियस प्लेसेस हैं, उन पर ये एक देसी टाइप के जो बॉम्ब्स हैं वो फेंके गए हैं। और अब वहाँ पर भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है, तलाशी अभियान जारी किए गए हैं। और ये कौन से ग्रुप्स हैं जो इस ढंग से 11 जगह पर, कि पहला जो विस्फोट था वो सुबह सुबह 3:45 बजे एक ग्रामीण बैंक के जो हेडक्वार्टर थे उसके सामने होता है, और मोटरसाइकिल पे सवार लोगों ने ये फेंका। और फिर उसके बाद एक फ़िशिंग ऑफिस था, वहाँ पर होता है। देन सुबह 7:30 बजे कुछ एक इब्न सिना हॉस्पिटल है, और धान मंडी में कोई मीदा सेंटर है, उसके सामने बम फेंके गए। 6 बजे मौचक चौराहे के पास, 6:20 पे अगर गांव में बांग्लादेश बेतार के सामने, 6:30 बजे खीलगांव फ्लाईओवर पे, और 6:40 पे मीरपुर में शाह अली मार्केट के पास, और 10 बजे एक और 11:10 पे एक और, जहां मोटरसाइकिल सवारों ने एक एनसीपी के ऑफिस पर एक देसी बम फेंका, जहां पे एक कुछ लोग घायल हुए हैं, उसके अंदर बताया गया, ज़्यादा नहीं थे लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी चोटें आई हैं। तो ये ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा साउथ एशिया जो है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये अचानक से इस चपेट में आए हैं, और लोगों की मौत भी हुई है, घायल भी हुए हैं। इसके साथ ही हम दूसरी खबर पर आते हैं, जो कि भूटान से है। भूटान दुनिया का लीडिंग क्रिप्टो होल्डर बन गया साहब, और कमाल की बात है कि उसके पास 11,000 करोड़ के बिटकॉइंस हैं, जो कि बता रहे हैं कि 11,000 करोड़ के $1.3 बिलियन के उसके बिटकॉइंस हैं। और 2020 में बिटकॉइन की माइनिंग शुरू की थी भूटान ने, क्रिप्टो को अलाउ किया था। उनके देश में सस्ती और काफ़ी क्या एक्सेस बिजली भी है, इसका फ़ायदा उठा के भूटान ने बिटकॉइनिंग की दिशा में कदम बढ़ाया। अब बिटकॉइन में कई देशों ने निवेश भी किया है, भूटान की सरकार भी निवेश कर रही है, और एक किस्म से कहा जाए तो अब वहाँ पर जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको भी फैसिलिटी मिल चुकी है कि वो बिटकॉइन के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। अब बिटकॉइनिंग की माइनिंग क्या है, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो किसी और दिन मैं आपके सामने पेश करूंगा कि वो टेक्निकलिटी क्या होती है इसके अंदर। और उसके लिए बेहतर होगा कि मैं किसी एक एक्सपर्ट को बुलाऊं और उससे समझने की कोशिश करूं कि भाई ये क्रिप्टो के वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या है। कोरोना के बाद भूटान का जो इंडस्ट्री था, ख़ास तौर से टूरिज्म, बुरी तरह से प्रभावित हुआ था।
कई लोग नौकरी की तलाश में विदेश चले गए। तो बिटकॉइन से हुई कमाई ने उनकी इकॉनमी को संभाला है और बिटकॉइन बेच के सरकार ने जो सरकारी जो कर्मचारी थी उनकी सैलरी वगैरह बढ़ाई। और लेकिन जो भी हुआ है वो एक अनप्रेसिडेंटेड है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि ख़ास तौर से बिटकॉइन की जो स्टोरी निकल कर आई है, ये जो भूटान से, इसने मुझे भी हैरान किया। मुझे भी इतना आइडिया नहीं था एक्चुअली देखा जाए कि भूटान दरअसल इतना आगे निकल चुका है। और भूटान की जो क्रिप्टो पेमेंट्स हैं वो दरअसल देखा जाए तो वो सारी की सारी टूरिस्ट वगैरह के लिए भी वो अब पेमेंट कर रहे हैं सारे के सारे। ये तो इंडिया में भी अभी तक नहीं हुआ है और कई और देशों में भी नहीं हुआ है। और क्रिप्टो का सेगमेंट भूटान में इतनी तेज़ी से बढ़ना लोगों को हैरान कर रहा है, इंडिया को भी हैरान कर रहा है। और ये क्रिप्टो की पेमेंट्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है इस समय। और इतनी बड़ी संख्या में बिटकॉइन की माइनिंग करना, लोग थोड़े से हैरान भी हो गए हैं। अब वहाँ पे उनका एक कोई डीके बैंक है और उसके द्वारा वहाँ पर सारे कन्वर्जन उपलब्ध हो जाते हैं। और बिटकॉइन सहित 100 से अधिक जो क्रिप्टो करेंसी है, एथीरियम वगैरह बाकी जो हैं, उसमें लोग आके पेमेंट कर सकते हैं। बिटकॉइन का सबसे बड़ा होल्डर जो है वो अमेरिका है, उनके पास करीब करीब 2,13,000 बिटकॉइंस हैं। चाइना के पास करीब करीब 1,96,000 1,96,000 बिटकॉइंस हैं। ब्रिटेन जो है करीब करीब 61,000 बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन का रिजर्व रखने वाले में भूटान चौथे नंबर पर है और उनके पास करीब 12,000, कुछ लोग 11,000 कह रहे हैं, कुछ लोग 12,000 कह रहे हैं, उनके पास बिटकॉइन है। हालांकि पहला देश जिसने बिटकॉइन को नेशनल करेंसी के तौर पर एक्सेप्ट किया था वो एल सल्वाडोर था, लेकिन उनके पास भी जो बिटकॉइंस है वो काफ़ी कम है। अब ड्रुक होल्डिंग जो है, ड्रुक तो उनका ऑफिशियल नेम ही है भूटान का, ड्रुक एयर उनकी एयरलाइंस भी है। तो इनकी जितनी भी एक ख़ास बात है, ब्रिटेन वगैरह में और कई जगह पे चाइना के अंदर जो उनके बिटकॉइंस हैं वो सीज्ड हैं, दूसरों को ज़ब्त करके उनको वो उनके पास बड़े हैं। लेकिन इनके भूटान के जो बिटकॉइंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से खुद पैदा किए हैं, इन्होंने कोई किसी का सीज़र नहीं किया इसके अंदर। लेकिन जो ब्रिटेन के साथ या चाइना के साथ है कि सीज़र करके इन लोगों ने वहाँ पर किया है, तो ऐसा इनके साथ नहीं हुआ है। तो ब्रिटेन को बधाई, भूटान को बधाई कि भाई उसने तो इंडिया के लिए भी एक सबक पैदा कर दिया और बाकियों के लिए सबक पैदा कर दिया कि भाई जो हम सोच नहीं पाए वो भूटान कर गया और कामयाब हो गया उसके अंदर। और दुनिया के लिए एक हैरानी पैदा कर गया कि भूटान जैसा छोटा देश, 7.5 लाख की आबादी, और उसने इंडिया को सबक दे दिया, भाई आप तो क्रिप्टो के रूल्स भी नहीं बना पाए और हमने क्रिप्टो का एज ए करेंसी भी एक्सेप्ट कर लिया और लोग इस पर अब व्यापार कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं, रेस्टोरेंट की पेमेंट कर सकते हैं। कमाल है साहब, ये तो कमाल ही है। एक और खबर, जो पाकिस्तान को चाइना से जो हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो मिलती चली जा रही हैं। $5 बिलियन का उनका सौदा है और एक पहला बैच अभी इंडक्ट होने जा रहा है पाकिस्तान की नेवी के अंदर। उससे उनकी नेवी की ताकत तो बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। हिंदुस्तान की थोड़ी चिंता की बात है क्योंकि हंगोर क्लास जो है AIP क्लास की पनडुब्बियाँ हैं। इंडिया के पास AIP क्लास की पनडुब्बियाँ नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया के पास जो 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं जो कि लीज पर हैं रशिया से, एक्चुअली देखा जाए तो। ग्लोबल टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान और चाइना का जो सबमरीन प्रोग्राम है और जो चाइना के प्लेटफॉर्म पे बनता है सारा का सारा, वो काफ़ी हद तक कामयाब है। पाकिस्तान को इस समझौते के अंतर्गत 8 सबमरीन मिलेंगी और इसमें से 8 जो है हंगोर क्लास की जो है ये है, इसमें 4 तो चाइना में बनी हुई हैं और 4 जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के द्वारा बनाई जाएंगी। तो ये अब तक का अमेरिका का चाइना का सबसे बड़ा सौदा है सबमरीन्स का किसी भी कंट्री के साथ, और ख़ास तौर से इस्लामाबाद को पहले ही 4 टाइप 054 के फ्रिगेट्स, जो नेवल फ्रिगेट्स हैं, वो उनको मिल चुके हैं। और ये जो अभी सबमरीन्स इनको मिली हैं, ये बिना सरफेस के ऊपर आए 2 से 3 हफ्ते तक पानी में रह सकती हैं और एक जो नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन्स होती हैं उनके मुकाबले ये ज़्यादा अंदर पानी में रह सकती है। भारत के पास इस AIP
टेक्नोलॉजी की एक भी अभी सो कॉल्ड सबमरीन नहीं है, लेकिन 2030 तक इंडिया के पास भी ये आएंगी, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा वक्त है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी-छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 9:30 पे देखिएगा वर्ल्ड न्यूज़, बहुत जल्दी लेकर आते हैं आपके पास। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।